हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर, जिसमें आज बताने वाला हूँ मैं आपको प्रोस्टेट क्या होता है और प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट से क्या समस्या होती है, क्या लक्षण होते हैं, प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट के लिए क्या कॉजेज़ होते हैं और जब किसी की प्रोस्टेट इन्लार्ज हो जाती है, तो हमें क्या दवा लेनी है और क्या हमें डाइट लेनी चाहिए। आपको बता दूँ जो प्रोस्टेट है, इसका जो इन्लार्जमेंट है, बहुत कॉमनली आपको मिलता है ओल्ड एज में। मतलब ओल्ड एज में मेल में पुरुषों में होने वाला एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो ग्लैंड है ओल्ड एज में इनलार्ज हो जाती है। ठीक है, कुछ लोगों में ज़्यादा होती है, कुछ लोगों में कम होती है। ठीक है, और ये इनलार्जमेंट हमको मेल के ओल्ड एज में ही मिलता है। यंग एज में हमको ये बहुत रेयरली होता है और सबसे कॉमन हमको ओल्ड एज में मिलता है। ठीक है, और जो आपका प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होता है, हम इसे एक लैंग्वेज जो मेडिकल लैंग्वेज बोलते हैं, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, बी बीपीएच से बीपीएच भी बोलते हैं, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया भी बोलते हैं, जिसका मतलब है प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी हो गई है, इनलार्ज हो गई है, फूल गई है, स्वेलिंग आ गई है, ये हमको मिलती है। ठीक है, इसका जो इम्पोर्टेंट जो हम बात करेंगे, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, जनरली ये आपका जो पेशाब वाला जो पाइप होता है, मतलब किडनी से दो पाइप निकलते हैं जिसे हम यूरेटर बोलते हैं, वो एक ब्लैडर में आके जुड़ते हैं और ब्लैडर से फिर एक नीचे पाइप आता है, उसे यूरेथ्रा बोलते हैं, उससे पेशाब बाहर आती है। तो जस्ट ब्लैडर के जस्ट जहाँ यूरेथ्रा जुड़ता है ब्लैडर से, वहीं पर क्या होती हैं, ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये जो ग्लैंड्स होती है, ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन करती है किसके लिए, सेमाइनल फ्लूइड को फॉर्म करने के लिए, क्योंकि जो आपके स्पर्म होते हैं वो एक लिक्विड के साथ बाहर आते हैं और वो आपको आपके प्रोस्टेटिक जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वहीं फॉर्म होता है, और जो स्पर्म होते हैं वो उस प्रोस्टेट ग्लैंड में आकर उस लिक्विड में मिलकर बाहर आते हैं, क्योंकि जो लिक्विड होता है वो आपके जो स्पर्म होते हैं उनको हेल्दी रखने के लिए, उनको मोटाइल रखने के लिए, उनका जो काम है उनको प्रॉपर करने में हेल्प करता है, नरिशमेंट उनको देता है। ठीक है, लेकिन जैसे ओल्ड एज होती है तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये इसका साइज बढ़ने लगता है। ठीक है, और जब इसका साइज बढ़ता है तो इसका इम्पोर्टेंट जो कॉज होता है, पहले तो आपको बता दूं इम्पोर्टेंट कॉज होता है, हार्मोन्स होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोस्टेट के इन्लार्जमेंट के लिए। ठीक है, या हम बोलेंगे बार बार किसी को यूटीआई होता है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होता है, तो वो कॉज कर सकता है प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट के लिए। इसके अलावा हम बात करेंगे, यदि किसी को किडनी में स्टोन हो गया है तो वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है आपके स्टोन मतलब प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट के लिए। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं, जो मेन होता है हार्मोन्स जो होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, जो एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट के लिए। ठीक है, तो ये नॉर्मली आपका बिना जो जो स्वेलिंग है ये कैंसर वाली नहीं होती, बिनाइन वर्ड मतलब नॉन डेंजरस वाला जो स्वेलिंग होती है या इन्लार्जमेंट होता है आपके प्रोस्टेट में। ठीक है, तो इसमें जो रिस्क फैक्टर हम बोल सकते हैं, बुढ़ापा तो है ही, बुढ़ापे में कॉमनली मिलती है, लेकिन इसके अलावा यदि किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या उनमें थोड़ी-सी जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट थोड़ी सीवियर होता है, सीवियर सिम्पटम मिल सकते हैं, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो, उनमें हमको मिल सकता है। यदि आपकी लाइफ़स्टाइल अच्छी नहीं है, ठीक है, आप बस खाना खाते हैं और कोई एक्सरसाइज़ नहीं करते, कोई मूवमेंट नहीं करते हैं, सेडेंटरी लाइफ़ आप जीते हैं, उन लोगों में बहुत कॉमनली हमको ये मिल सकता है। ठीक है, जब किसी को प्रोस्टेट होता है तो एकदम से ऐसा मालूम नहीं चलता कि प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया है, क्योंकि वो पता नहीं चल पाता है। इसमें आपको मुख्य लक्षण होते हैं। पहला आपको याद रखना है कि ओल्ड एज की हम बात कर रहे हैं, करीब-करीब 50 साल के बाद या नियर 50 साल या 50 साल के बाद आपको ये मिलता है। ये पहला आपको दिमाग में याद रखना है। लक्षण मिलेगा, आपको बार-बार पेशाब जाने का मन होगा। आपको बार-बार पेशाब जाने का मन होगा, बार-बार पेशाब करने का मन होगा, बार-बार आपको पेशाब होगी, हो सकता है रात में आपको बार-बार पेशाब हो, ठीक है? या हो सकता है जब आपको पेशाब आ रही है लेकिन उसको पेशाब को निकालने में, पेशाब करने में आपको दिक्कत हो रही होगी, ठीक है? ये हो सकता है। इसके अलावा बात कर सकते हैं, जो पेशाब का जो फ्लो होता है, वो आपका ना हो, मतलब उसमें जो फ़ोर्स आता है वो आपका फ़ोर्स प्रॉपर ना हो, ठीक है? पेशाब बूँद-बूँद के रूप में निकल रही हो, ठीक है? इसके अलावा आपका जो ब्लैडर है वो परमानेंटली क्लियर नहीं हो पा रहा हो, ठीक है? तो ये आपको मिलता है, और आपको पेशाब में ताकत लगती है, तब पेशाब को निकालने में ताकत लगती हो,
और आपको हमेशा लगता है कि पेशाब अभी कुछ ना कुछ है, ये आपको फ़ील होता है। ये बहुत कॉमन सिम्पटम्स आपको मिलते हैं और सिम्पटम्स के बेस पे ही फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो सोनोग्राफ़ी करवाता है और सोनोग्राफ़ी में फिर आपको देखता है कि आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कैसी हो गई है, इनलार्ज हो गई है, ठीक है? ये आपको बहुत कॉमनली आपको मिलता है। कई बार हो सकता है कभी इतना अधिक आप ताकत लगाएँ तो उसमें खून भी या ब्लड भी आ सकता है, लेकिन ये थोड़ा रेयर होता है, ठीक है? लेकिन बाकी सिम्पटम तो बहुत कॉमनली आपको मिल जाते हैं, ठीक है? अब जब हम बात करें कि इसमें जो प्रोस्टेट एनलार्ज हो गया है, तो उसमें कॉमनली आप जाते हैं तो एलोपैथी में जाएँगे तो सर्जरी के बारे में बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ बिना सर्जरी के भी होम्योपैथी में लाजवाब दवा है, 100% क्योर मिलता है। कई पेशेंट्स हैं, हज़ारों पेशेंट जो है मैंने इसको क्योर किया है। जो दवा बताने वाला हूँ सर भी इस दवा को आप लगातार 3-4 महीने लेते हैं, तो पेशाब में जो भी लक्षण आ रहे हैं वो भी चले जाएँगे और उसका साइज़ भी कम हो जाएगा, ठीक है? साथ में बता दूँ एक टेस्ट डॉक्टर करवाते हैं, पीएसए भी आपको कराना होता है, पीएसए सोनोग्राफी के साथ आपको पीएसए कराना होता है और पीएसए यदि बढ़ के आता है तो वो आपको कैंसर की ओर करता है। लेकिन यदि आपको जो दवा बताने वाला हूँ, ये दवा क्या करेगा पीएसए को भी कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनका पीएसए 100 था, उसे भी मैंने नॉर्मल लाने की कोशिश की है और ये दवा से वो नॉर्मल आ गया है। तो पीएसए भी एंड द प्रोस्टेट एनलार्जमेंट दोनों को भी काम करेगा। दवा का नाम है सेबल-सरुलेटा। सेबल-सरुलेटा नाम का मदर टिंचर आपको लेना है। सेबल-सरुलेटा नाम का मदर टिंचर आपको लेना है जिसकी 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर, 20 बूंद शाम। यदि आपको बहुत अधिक लक्षण दिख रहे हैं, ठीक है? और बहुत अधिक साइज़ बढ़ा हुआ है, पीएसए ज़्यादा है, तो इसको 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम 20-20 बूंद। लेकिन यदि आपका पीएसए नॉर्मल है और स्लाइट एनलार्जमेंट है, तो सुबह-शाम आप ले लीजिए 20 बूंद सुबह, 20 बूंद शाम। आधा कप पानी में लगातार 3 से 4 महीने आपको लेना है और ये जब आप लगातार आप लेंगे तो आप देखते जाएँगे जैसे-जैसे दवा का जाते जाएगी आपकी बॉडी में 15 दिन में, 20 दिन में आपको लक्षण कम होते जाएँगे और आपको रिज़ल्ट मिलने लगेगा, ठीक? तो ये इम्पोर्टेंट दवा है, ये आपको लेनी है, ठीक है? इसके साथ आपको क्या करना है, थूजा, थूजा का 200 पावर, थूजा का 200 पावर आपको लेना है, दिन में 1 बार, 2 बूँद ले लीजिए, थूजा 200 पावर दिन में 2 बूँद कभी भी ले लीजिए। ये भी आपको लेना है लगातार कम से कम 3 महीने लेना है। रेगुलर यदि आप इसको लेते हैं, थूजा और आपका सेबल-सरुलेटा, तो आपका जो प्रोस्टेट है उसका साइज़ नॉर्मल हो जाएगा, पीएसए का नॉर्मल हो जाएगा और आपको जो पेशाब में प्रॉब्लम हो रही है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आहार में क्या लेना चाहिए। जब प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है तो कहीं न कहीं वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्या, आपका जो हार्मोन बताया मैंने, तो हार्मोन को कम करने के लिए, हार्मोन्स के लेवल को डाउन करने के लिए जो है आपको खाना है फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, ये आपको लेना है। फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली ये आपको डाइट में लेना है। यदि आपको थायराइड नहीं है, थायराइड होगा तो ये नहीं लेना है। फूल गोभी, पत्ता गोभी और मूली आपको नहीं लेना है और थायराइड नहीं है आपको तो फ्रीली आप तीनों खा सकते हैं। यदि थायराइड है तो तीनों आपको नहीं खाना है, ठीक है? अब जिनको थायराइड है उनको क्या करना है? तो उनको क्या करना है आपको, उनको लेना है अखरोट। अखरोट में ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, या ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट होते हैं जो प्रोस्टेट के साइज़ को रिड्यूस करने में, प्रोस्टेट के अंदर ऑक्सीडेंट लेवल को जो ऑक्सीडेंट लेवल बढ़ गए हैं, उनके लेवल को डाउन करने वाला एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंस में होते हैं। तो रोज़ाना 1 अखरोट खाना है, पानी में फुलो के पानी में डुबो दीजिए, उसको 24 घंटे पानी में डुबा रहने के बाद उसको लेना है। तो 1 अखरोट ले लीजिए, मूली खा लीजिए, आप फूल गोभी, पत्ता गोभी खा लीजिए जो हार्मोन्स पे कंट्रोल करेगा। ये जो आपका अखरोट है ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखेगा। इसके अलावा आपको अच्छे फ्रूट्स खाने हैं, फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं, उसमें भी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ख़ासकर आपको एप्पल लेना चाहिए, एप्पल का आप जूस ले सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव होता है इस चीज़ के लिए, ये आप लेना चाहिए। ये सब आप करते हैं। ये सब आप करते हैं, जो आपके बताया मैंने आपको ये अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं, डाइट में आप इम्प्रूव करते हैं, ठीक है? तो आपका जो प्रोस्टेट है उसको ठीक होने में बहुत अधिक सहायता होगी, दवा को भी बहुत अधिक लाभ मिलेगा और आपको बहुत जल्द रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और दवा बंद करने के बाद भी 3 महीने 4 महीने दवा ले लीजिए या फिर सोनोग्राफी करा लीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको ये अखरोट और ये जो मैंने आपको बताया ये खाते रहना है ताकि कुछ दिन आप खाते रहिए, तो इससे आपको अदर न्यूट्रिएंट तो मिलते रहेंगे, साथ में आपके प्रोस्टेट की जो हेल्थ है वो भी नॉर्मल बनी रहेगी, ठीक है? यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप मुझे दिए नंबर पर बात कर सकते हैं।
लेकिन बात तभी होगी जब आपका अपॉइंटमेंट हो पाएगा, ठीक है? और इस प्रकार के वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।